टैक्स भरो, टैक्स से ना तुम डरो, टैक्स जाना सीख लो, ऐश करो ऐश करो। क्या आप भी टैक्स भरने से डरते हैं या आप टैक्स बचाना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, सीए को पूछो, इससे करो, वो तो सिर्फ सीए समझ सकते हैं? ये ऐसा है नहीं। अब कुछ समय हो गया मुझे भी टैक्स भरते हुए, और मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आप कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करें तो आपका टैक्स इंसिडेंस कम होगा, आपकी टैक्स रिपोर्टिंग अच्छी रहेगी और आप अपना कुछ टैक्स बचा पाएंगे। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं हूं विशेष झोल और मैं आया हूं आपकी लाइफ से टैक्स का झोल निकालने। तो इस वीडियो में मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आप 10 लाख के ऊपर के ब्रैकेट में हैं। आई नो सब ऑडियंस इसमें नहीं रहेगी, पर इससे मुझे ये हेल्प रहेगा कि मैं आपको फायदे पूरे बता पाऊंगा। तो हम अज्यूम करके चलते हैं कि कोई इंडिविजुअल जो 10 लाख रुपए की इनकम से ऊपर कमाता है, जिसका मतलब है वो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, वो क्या क्या तरीके से अपना टैक्स बचा सकते हैं और सही जगह इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ ग्रो कर सकते हैं। तो सेव करिए कुछ टैक्स और उसको अच्छे से निवेश कीजिए ताकि आपका पैसा बढ़े। अब आ जाते हैं सबसे पहली कैटेगरी, जो कि टैक्स इन्वेस्टिंग में 80C सबने सुना होगा। और ज्यादातर अगर आपकी 10 लाख रुपए के ऊपर की इनकम है, आपका काफी सारा पैसा पहले से ही एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के थ्रू जा रहा होगा, जो कि आपका मान लेते हैं 50,000 रुपए तक साल का। 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए कुछ साल का ऑलरेडी इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपको 50,000 रुपए 1.5 लाख रुपए में से तो इन्वेस्ट नहीं ही करना है टैक्स सेविंग के लिए। जो बाकी का 1 लाख रुपए है, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप उनको ELSS में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं ELSS में, तो आइए देखते हैं कि कितनी उससे वेल्थ ग्रो हो सकती है। तो मान लेते हैं आप हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जिसका मतलब है हर महीने आप कुछ 8,000 रुपए, 8,500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लेते हैं ELSS आपको 10% रिटर्न देता है साल का। ओवर 30 ईयर्स, आपके पूरे करियर में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए इसका कितना फायदा है। आपने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ओवर 30 ईयर्स, 1 लाख रुपए के हिसाब से, और आपको एंड ऑफ दोस 30 ईयर्स 2 करोड़ रुपए बने उसके। ऑलमोस्ट 6 से 7 गुना। यहां ये बहुत फायदेमंद चॉइस है। अब मैं ELSS क्यों रेकमेंड कर रहा हूं ओवर एनीथिंग एल्स? ELSS एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, जिसका मतलब है कि ये आपका पैसा स्टॉक मार्केट में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और डिफरेंट तरीकों से। तो ELSS में इन्वेस्ट करने से लॉन्गर टर्म, क्योंकि इक्विटी आपको फिक्स्ड इनकम या डेट से ज्यादा रिटर्न देती है, आपके एक लॉन्गर टर्म आपके करियर में ये आपको ज्यादा फायदा देंगे। अब कितना ज्यादा फायदा देंगे वो भी देख लेते हैं। तो यहीं रहते हैं, 30 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया और आपको मिल रहा है 2 करोड़ रुपए साल के एंड। अब अगर और क्या तरीके हैं 80C के अंडर, या आप FD में पैसा डाल सकते हैं, या आप PPF में डाल सकते हैं, या आप सुकन्या समृद्धि योजना में डाल सकते हैं। तो इनसे आपको कितना मिलेगा अगर आप हर साल 1 लाख रुपए या 8500 पर मंथ अगर आप डाल रहे हैं इन स्कीम्स में? तो FD में देख लेते हैं, जिनका 5 साल का लॉक इन रहता है। तो मैं बताता हूं कि मैं ELSS क्यों रेकमेंड कर रहा हूं ओवर एनीथिंग एल्स। अब FD आपको 5 से 6% देती है आज, जो कि 80C के अंडर अगर आप 5 साल के लॉक इन में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतना रिटर्न मिलेगा। ELSS या इक्विटी अमूमन आपको 10% ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे सकती है। तो ऑलमोस्ट 5-6% हर साल का अंतर आ गया, जो आखिरी में जाके 30 साल के अंत में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। वो मैं आपको दिखाता हूं कितना। बट बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। PPF 7 से 8%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट 7%, सुकन्या समृद्धि स्कीम अभी कुछ 8% के आसपास है। तो ये सारी जो और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है 80C के अंडर, वो आपको इक्विटी से कम रिटर्न देंगी। तो बहुत फायदेमंद है कि आप
इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि आप ELSS के थ्रू कर सकते हैं। 3 साल का लॉक इन है, तो लॉक इन भी कम है FD से, और बाकी ज्यादातर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से 3 साल के बाद आप वो पैसा निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं और आपको हायर रिटर्न मिलेगा। तो 3 साल में इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये मैं जरूर बता दूं, लेकिन लॉन्गर टर्म में इक्विटी ने हमेशा फिक्स्ड इनकम से ज्यादा रिटर्न दिया है, क्योंकि आप उतना ही रिस्क ले रहे हैं। इक्विटी भी रिस्की भी है, फिक्स्ड इनकम में रिस्क नहीं होता। तो मान लेते हैं सेम 25,000 रुपए और या 8,500 रुपए, जैसे हमने कहा था, हर महीने हम इन्वेस्ट करते हैं एट 7%, या पहले आते हैं FD से मान लीजिए 6%। तो आपको 30 साल के इन्वेस्टमेंट हराइजन में आपने 30 लाख रुपए किया और आपको 85 लाख रुपए मिला। ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का फर्क आप देख रहे हैं ELSS वर्सेस FD में। मान लेते हैं PPF या PF वगैरह स्कीम में अगर आपको 7% मिलता है, या और किसी स्कीम में अगर आपको 8% भी मिलता है, तो 8% पे भी आप कुछ 30 साल में 60 लाख रुपए का नुकसान झेलेंगे, वर्सेस अगर आपने इक्विटी में किया होता जहां पे आपको सिर्फ 2% एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है साल का, लेकिन वो 2% एक्स्ट्रा रिटर्न ही ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए बन जाएगा 30 साल के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है सोचने के लिए कि सिर्फ 2% एक्स्ट्रा रिटर्न आपको 60 से 70 लाख रुपए का फायदा दे सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ आपके टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स में। तो आपने टैक्स तो बचाया ही, बट आपने उस तरह से उस टैक्स को बचाया कि आपको लॉन्गर टर्म आपकी रिटायरमेंट के आसपास आपको उसका बहुत बढ़ के फायदा मिला। तो इसलिए इन्वेस्ट कीजिए अपना 80C में जितना भी बाकी बचा है PF के बाद पैसा ELSS में। अब 80C तो सबको पता है, और सबको पता है कि उसमें 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता है, बट क्या हम और टैक्स बचा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो नेशनल पेंशन स्कीम, जिसमें आप 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट करके टैक्स और बचा सकते हैं, तो आपका टैक्स बेनिफिट 1.5 लाख नहीं 2 लाख हो जाएगा। तो आपके लिए 15,000 रुपए का टैक्स बचा, बिकॉज आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है एक्स्ट्रा, और उसको आपने निवेश किया NPS में। अब NPS में 50,000 रुपए तक की कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्टेबल है। अब आइए देखते हैं कि ये NPS कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है और ये होता क्या है। तो NPS कैलकुलेटर कुछ नहीं है, आपको एक तरीका है दिखाने का कि आप अगर रिटायर होंगे तो आपके पेंशन में आपको कितना मिलेगा। तो मान लीजिए मैं 32 साल का हूँ और मैं 60 साल में रिटायर होना चाहता हूँ, और NPS कैलकुलेटर में मैं 4,500 रुपए मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन NPS में डाल रहा हूँ, बिकॉज 50,000 रुपए अज्यूम करके चलते हैं साल का, और मान लेते हैं कि 10% रिटर्न मिलेगा, जो कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म में अज्यूम करना बुरा नहीं है। 10% रिटर्न, तो 10% रिटर्न मिलेगा। 40% ऑफ द इन्वेस्टेड वेल्थ आप एन्युटी में डालना चाहते हैं। एन्युटी पीरियड आप 10 साल का चाहते हैं, मतलब आप जब रिटायर होंगे उसके कितने टाइम तक आपको पेंशन मिलती रहे। तो आप देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट आपने की कुछ 14 लाख रुपए की, इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया अपने 28 साल के इन्वेस्टमेंट टेन्योर में 32 से 60, वो है आपका कुछ 76 लाख रुपए। लमसम जो आपको मैच्योरिटी में मिलेगा वो है 54 लाख रुपए, तो ये आपके रिटायरमेंट पे आपके 60 साल होने पे मिलेगा, और आपको एन्युटी इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी 36 लाख रुपए, जिससे आपको महीने की 30,000 रुपए की पेंशन बन जाएगी। तो ये बहुत ही एक अच्छी स्कीम है जिसमें आपको जरूर पैसा लगाना चाहिए, ना कि सिर्फ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑल्सो फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके रिटर्न्स अच्छे हैं, अगेन क्योंकि ये इक्विटी लिंक्ड है। तो और कौन से तरीके हैं टैक्स बचाने के 80C के अलावा? 80D में आप अपना और अपने स्पाउस के इंश्योरेंस पे क्लेम कर सकते हैं टैक्स रिडक्शन प्रीमियम अमाउंट पे, अपने पेरेंट्स पे कर सकते हैं 50,000 रुपए तक का। तो अगर आपने अपने लिए पॉलिसी ली है 25,000 रुपए तक प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं अपने डिपेंडेंट्स का, और 50,000 रुपए अपने पेरेंट्स के लिए। सो 80C और 80D के अलावा बहुत सारे और ऐसे प्रावधान हैं जिनके थ्रू आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। कुछ जो मैं जिनको और अच्छे से समझा सकता हूँ वो है 80E, जिसमें आपका एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट है उस पे भी आपको
टैक्स रिबेट मिलता है। तो मैं एक बिजनेस स्कूल गया था जो बहुत ही महंगा बिजनेस स्कूल है, 1 साल में उनकी फीस मैं अभी 8 साल तक दे रहा हूँ, लेकिन टोटली वर्थ इट। लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट है उस लोन का, उस पे आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो 80E के अंडर है। तो मेरा साल का लोन जो जाता है उसमें बहुत एक बड़ा कंपोनेंट है इंटरेस्ट का, और उस पर भी मुझे टैक्स डिडक्शन मिलता है। फिर अगर आप एक और चीज जो बहुत रिसेंटली मुझे पता चली, जो मुझे पहले ध्यान देनी चाहिए थी, बट मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ, 80 सेक्शन 80 TTA, जिसका मतलब है कि अगर आपके जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा है उस पर आपको इंटरेस्ट में 10,000 रुपए तक की इनकम आई है, वो भी टैक्स डिडक्टेबल है। ये एक बहुत फायदेमंद चीज मुझे पता चली, जो मुझे मेरे सीए ने ही बताई थी एक्चुअली। तो उनका जरूर वैल्यू बहुत है आपकी लाइफ में और मेरी भी लाइफ में। बट ये कुछ बहुत आसान तरीके हैं पैसा बचाने के, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है। अब सबसे जरूरी बात जो मैं बहुत यूटिलाइज करता हूँ और इफेक्टिवली यूटिलाइज करता हूँ हर साल, इज आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 1 लाख रुपए तक नॉन टैक्सेबल है। इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जहां पे आपने 1 साल से ऊपर पैसा रखा हुआ है, म्यूचुअल फंड या ऐसा कुछ भी इंस्ट्रूमेंट जिसको आप लिक्विडेट करते हैं या जिसको आप बेचते हैं, उस पे जो आपको गेन होता है 1 लाख रुपए तक, उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इसलिए जब भी लोग इक्विटी का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं म्यूचुअल फंड्स का, और वो बोलते हैं कि गेन्स पे तो टैक्स है 10% कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म पे भी, वो 1 लाख के ऊपर के अमाउंट पे है। तो आप हर साल कुछ ना कुछ 1 लाख रुपए तक का गेन बुक कीजिए, ताकि वो इवेंचुअली टैक्स ना हो। लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टेड रहेंगे तो भी ठीक है, लेकिन ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है टैक्स बचाने की। अब एक और जो मुझे बहुत बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी लगती है, जो मैंने रिसेंटली बहुत इस्तेमाल करनी शुरू की है कुछ पिछले सालों में, जो है कार लीजिंग। तो हम सब गाड़ी खरीदने जाते हैं, उस पर नारियल फोड़ते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और गाड़ी और एसेट खरीदने में विश्वास रखते हैं। एटलीस्ट कुछ टाइम पहले तक मैं भी रखता था। बट लीजिंग आपके लिए क्यों बेहतर ऑप्शन है? क्योंकि कार लीज करने से जो भी आप लीज अमाउंट देते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल है। जो आप कार खरीदते हैं उस पे आपको ईएमआई देनी पड़ती है, उस पे आपकी इंटरेस्ट लगता है, और ये ज़रूर है कि आपको ओनरशिप मिलती है गाड़ी के टर्म के बाद। जब आपने लोन दे दिया है आप उसके ओनर हैं, बट हर 4-5 साल में लोग गाड़ियां ज़रूर बदल ही लेते हैं, तो उस ओनरशिप का कुछ ज़्यादा इतना वैल्यू निकलता नहीं है। बट अगर आपकी 4-5 साल के पेमेंट या लोन पे ऑफ करने के बाद गाड़ी की वैल्यू, जिसको सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं, वो आपकी टैक्स सेविंग लीज पे उससे ज्यादा है, तो खरीदना बेटर ऑप्शन है। बट लीजिंग में मैं आपको कुछ समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए आपने खरीदी एक गाड़ी 13 लाख रुपए की, जिसके लिए आपने हर महीने लीज पेमेंट दी कुछ 30,000 रुपए की। तो आपने 4 साल में कुछ 15 लाख रुपए की पेमेंट की उस गाड़ी के लिए, और आपको लीजिंग के लिए टैक्स बेनिफिट, वो 15 लाख रुपए पे 30% के हिसाब से कुछ 4.5-5 लाख रुपए का बेनिफिट मिला, राइट? अब अगर आपने टोटल एक्सपेंडिचर अपना सोचा तो 15 लाख नहीं है, वो है आपका टोटल एक्सपेंडिचर कुछ 10 लाख रुपए के आसपास, बिकॉज बाकी का तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल गया। अब अगर आपने गाड़ी यही लोन ली होती और खरीदा होता गाड़ी को, तो आपको कुछ 32,000 रुपए की ईएमआई पड़ती, कुछ 9.5% के इंटरेस्ट पे, जिसकी आपने पूरे 4 साल में मान लीजिए 15 लाख रुपए की पेमेंट की है। तो आपकी नेट सेविंग्स 15 लाख, आपकी नेट सेविंग्स हो गई कुछ 5 लाख रुपए के आसपास। ये मैं एग्जांपल जरूर डाल दूंगा उसकी इंफॉर्मेशन। तो आप समझिए कि गाड़ी लीज करना आप समझिए कितना फायदेमंद है, कि 4 साल में अगर आपने गाड़ी रिप्लेस की है तो आपको लीज करने से ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए का फायदा होगा एक 12-13 लाख रुपए की गाड़ी पे। तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है अपना टैक्स बचाने का, और एक स्मार्ट एसेट ओनरशिप में भी आने का। ये मैं जरूर बता दूं कि अगर आपकी
वैल्यू गाड़ी की 4 साल के बाद 5 लाख रुपए से ऊपर है, क्योंकि लीज में आप गाड़ी के ओनर नहीं है और वो आपके पास गाड़ी नहीं रहेगी, तो वो आपका लॉस हो सकता है। अगर गाड़ी की वैल्यू 4 साल के लोन देने के बाद, उसका पूरा लोन चुकाने के बाद 5 लाख से ऊपर है, तो आप खरीदिए, बट वो ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। तो लीज करना टैक्स पर्पसेस के लिए और एसेट ओनरशिप वाइज ऑल्सो। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स ऑन सेविंग टैक्सेस एंड आइडेंटिफाइंग द राइट वे टू फाइल टैक्सेस। तो टैक्सेस से बिल्कुल ना डरें, टैक्स जरूर भरें, अच्छे से भरें। टैक्स बचाने के कई तरीके सीख सकते हैं और अपनी वेल्थ को ग्रो करने के हिसाब से टैक्स बचाएं। टैक्स सिर्फ कॉस्ट सेविंग नहीं है, ये वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो मेरा नाम है विशेष झोल और मैंने निकाले आपके लाइफ से आज टैक्स के झोल। थैंक यू सो मच। अरे अरे, लाइक नहीं किया? अच्छा चलो सब्सक्राइब तो करो। इधर इधर होगा नीचे बेल आइकॉन, इसको प्रेस तो करो। गाना गा के सुनाओगे फिर से? ये झोल, ये झोल, ये झोल निकाले झोल।